फ्रेंड्स, आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ का मैं दूसरा लेक्चर ले रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और यूनिटरी है। शुरू करने से पहले बेसिक जो टेनेट्स हैं, बेसिक जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है। तीन वर्ड यूज होते हैं, फेडरेशन, फेडरल और यूनिटरी। तो दुनिया में आज फेडरेशन कहीं नहीं है। किसी ज़माने में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन था। फेडरेशन का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक कंट्रीज या दो या दो से या एक कंट्री में दो या दो से अधिक स्टेट्स। ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल है, आज के टाइम अप्लाई नहीं करता। जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत सारे स्टेट्स एक एक करके धीरे धीरे करके उसमें आए थे। कुछ अपनी मर्जी से आए थे, कुछ फोर्सफुली लाए गए थे। तो एक फेडरेशन ये था कि सभी लोग एग्री करें कि हम डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में और फॉरेन अफेयर्स में एक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। तो जो फेडरेशन में पावर्स होती हैं, बहुत कम पावर्स होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास। हिस्टोरिकली अमेरिका में ये पावर थी। 1787 में जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये डिबेट उठा कि पावर दो तरीके की, एक तो स्टेट्स थे जो इकट्ठा हुए थे। आप सोचिए 1787 में अमेरिका में केवल 17 स्टेट्स थे, आज 30 स्टेट्स हैं। तो ऐसे में जो स्टेट्स थे अमेरिका में धीरे धीरे करके मर्ज हुए, कुछ 10 साल का, कुछ 20 साल के बाद, कुछ वॉलंटरली, कुछ फोर्सफुल्ली। कुछ स्टेट्स को, टेरिटरीज को अमेरिका ने खरीद लिया। आप सोचिए, मैं बात 17-18 सेंचुरी कर रहा हूं, जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गवर्नमेंट का। केवल ब्रिटेन ऐसा कंट्री था जहां की डेमोक्रेसी की शुरुआत हो रही थी। तो ऐसे में फेडरेशन अब नहीं है। फेडरेशन एक तरीके का अलायंस होता है स्टेट्स के बीच में, जिसमें डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन फेडरेशन के पास होता है, बाकी सब स्टेट्स के पास होता है। तो आज के टाइम में फेडरेशन तो है नहीं। दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, फेडरल होंगी या यूनिटरी होंगी। मगर इंडिया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन दोनों के अलावा भी अपना नेचर शो कर रहा है, जिसे कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। कल हमने आपको बताया था कि यूनियन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, वो न तो फेडरल है न तो यूनिटरी है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, एक यूनियन की होती है, सेंटर की होती है, फेडरल की होती है, दूसरा स्टेट्स की होती है। दोनों के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है और स्टेट्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस हैं, उनके बाहर न तो इंडियन गवर्नमेंट जा सकती है, न पार्लियामेंट जा सकती है, न तो स्टेट विधानसभा या स्टेट गवर्नमेंट जा सकती है। दोनों को अपने नेचर में, अपने पेरिफेरी में, अपनी टेरिटरी में ऑपरेट करना होता है। और अगर उसके बाहर जाते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोविजन दिया गया है, आर्टिकल 131 ये प्रोवाइड करता है, अगर दो सेंटर और स्टेट, किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, या सेंटर या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या किसकी पावर है और कौन सा एंटिटी अपनी पावर के बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिक्लेरेशन देगा और उनको अपनी औकात में, अपनी लिमिट में लाने की कोशिश करेगा। तो इंडिया में आप देखें फेडरल इसलिए है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और सारे प्रोविंसेस को, सारी स्टेट्स को अपनी अलग अलग पावर एलोकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए यूनियन लिस्ट है,
जो 7वीं सूची है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे 7 शेड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पूरी पावर देता है यूनियन को कि आप क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे विधान बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट स्टेट्स को पावर करती है कि आप कहां किस सब्जेक्ट पर ला बना सकते हैं, और जो इसमें नहीं दिया गया है उस पर स्टेट या सेंटर अपनी अपनी सूची के बाहर ला नहीं बना सकता। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमने बताया कि ये यूनिटरी और फेडरल के बीच में है। कंट्री बड़ा है, विभाजित है, लैंग्वेज को लेकर के, टेरिटरी को लेकर के, कल्चर को लेकर के, यहां तक कि रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर के। जैसे आप देखें, कहीं वैष्णव है, कहीं शैव है, कहीं पर विष्णु शिवा है, शिवा। तो यहां आप जब केरल में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, तो साउथ इंडिया में रावण की पूजा होती है एक तरीके से, शैव के उपासक हैं, शिव जी को उपासना करते हैं। नॉर्थ इंडिया में विष्णु की पूजा होती है। और यही बेसिक कन्फ्लिक्ट था राम और रावण के बीच में, लंका और इंडिया के बीच में, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे। जो साउथ इंडिया की कल्चर था उसे कहते थे रक्ष संस्कृति, इसीलिए वो राक्षस कहलाए। और इंडिया की जो संस्कृति थी नॉर्थ इंडिया की, वो थी आर्य संस्कृति, आर्य कल्चर। तो दोनों की जो कन्फ्लिक्ट रही है, ईस्ट में अलग आप देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे चाइना के बॉर्डर के पास मंगोल आ जाते हैं, अलग ट्राइब्स आ जाते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनकी अलग कहानी हिस्टोरिकली रही है। वेस्ट इंडिया जब जाएंगे तो गुजरात को आप देखेंगे, वो एक अलग तरीके का स्टेट रहा है। तो सबको यूनिफाई करने के लिए हमें एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समेटना था, क्योंकि इंडिया की जो पहली प्रॉब्लम रही है वो है इंटीग्रेशन की, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब मीटिंग हुई, तो एक बात उन्होंने ध्यान रखा कि सबसे पहला है हमारी एंटिटी, हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब इस कंट्री का एग्जिस्टेंस। क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा और लॉ क्या रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है इस देश को एक साथ जोड़ना, जो एक अलग कहानी है। आप जब पढ़ेंगे या जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे, यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्री अटेम्प्ट करता है कि सारे कंट्री, सारे स्टेट्स, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, चाहे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, वो सेपरेट ना होने पाए। क्योंकि सेपरेशन इंडिया की एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ा ब्लंडर रहा है। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम देखिए, चाहे चालुक्य डिनेस्टी देखिए, या आप हर्षवर्धन का रीजन देखिए, या मिडिल पीरियड में देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, और सबसे खराब पीरियड औरंगजेब का रहा है, जिसमें जब औरंगजेब का पीरियड कमजोर हो गया, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल पीरियड वीकेस्ट हो गया, तो सारे स्टेट्स पावर्स अपना सिर उठाने लगे। डेक्कन में मराठा उठाने लगे, नॉर्थ इंडिया में नवाब उठाने लगे। तो इंडिया की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर के पास के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इस कंट्री को कैसे यूनाइटेड रखा जाए, और एक यूनाइटेड कंट्री का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग है इस तरीके की है कि सबसे पहले हमारी रक्षा हो, हमारा डिफेंस हो, मतलब इंडिया का डिफेंस हो। तो इसमें भी आप देखेंगे जब प्रोविजन डिस्कस करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इस कंट्री को यूनाइटेड रखना। इसीलिए अगर ये कल्चर होता फेडरेशन में सबको साथ रहने का तो एक अलग बात थी, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारे स्टेट्स का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी अपना अलग गवर्नेंस है। स्टेट्स में कहीं पे राष्ट्रपति होता है, कहीं पे गवर्नर होता है, कहीं मेयर होता है, जिसका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। मगर इंडिया में इस तरह का कोई कल्चर नहीं रहा है, कन्फ्लिक्टिंग कल्चर रहा है। सारे स्टेट्स जो रहे हैं वो अनार्किस्टिक तरीके से पैरोकियल रहे हैं। जब भी सेंट्रल पावर कमजोर होती थी, वे अपने को, अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली असर्ट करने की कोशिश करते थे, जिससे इंडिया कमजोर होता था। तो इंडिया की इकोनॉमिक, फॉरेन, डिफेंस एंटिटी को
स्ट्रेंथ करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारा कंट्री यूनाइटेड हो, इंटीग्रेटेड हो, और इसीलिए हमने इन दोनों में से बीच का रास्ता चुना। तो फेडरल इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट्स की अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूनिटरी क्यों नहीं है इंग्लैंड की तरह? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री को गवर्न नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्री बड़ा है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं ट्राइब्स हैं, कहीं डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, कहीं डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, इसलिए सबको पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। तो यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में केवल एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे ब्रिटेन में है, स्टेट नहीं होते वहां पर। तो अगर इंडिया में ऐसा होता सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ या मुगलों के पीरियड में हुआ, तो एक टाइम ऐसा आता जब राजा कमजोर हो जाता और धीरे धीरे करके स्टेट्स जब मजबूत हो जाते तो इंडिया को टूटने का खतरा था। इसलिए इस फेडरल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल और यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें ऐसी डिवाइस बनाई गई कि यूनियन स्ट्रांग हो, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, लेकिन स्टेट्स भी स्ट्रांग हो, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, चाहे सेंट्रल में हो, चाहे अपने स्टेट्स में हो, चाहे पंचायत के थ्रू हो, चाहे विधानसभा के थ्रू हो, या लोकसभा में इलेक्ट करके आने के थ्रू हो, उनको पार्टिसिपेशन। तो इंडिया में जो फीचर है फेडरलिज्म का, वो है स्ट्रांग सेंटर और स्ट्रांग स्टेट्स। सेंट्रल जो स्टेट्स की जो पावर है, जो लिस्ट में दी गई है 7 शेड्यूल में, उसके बाहर नहीं जा सकते, और स्टेट भी नहीं जा सकता उसके बाहर, मतलब दोनों एक दूसरे के पावर पे इंक्रोच नहीं कर सकते। और अगर इंक्रोच करेंगे, हमने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, इसको डिटरमिन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि किस स्टेट की या यूनियन की क्या पावर रहेंगी, चाहे वो विधायिका की हो, चाहे प्रशासनिक हो। तो ये हमने ये बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तो पूरा फेडरल है, न पूरा यूनिटरी है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी फेटल था, अंत में टूटने वाला था। एक फेडरल स्ट्रक्चर भी फेटल था, क्योंकि स्टेट्स अपनी मनमानी कर सकते थे, इसीलिए इंडिया को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, इसका मतलब होता है कि स्टेट्स की एंटिटी इंडियन यूनियन में मर्ज हो गई है, स्टेट्स की कोई पावर नहीं बची है। जैसे स्टेट्स की कोई सॉवरेंटी नहीं है, स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर नहीं होती, जो पावर होगी, चाहे वो ट्रीटी मेकिंग पावर होगी, चाहे कंट्री के लिए लॉ बनाने की पावर होगी, चाहे कोविड 19 पर लॉ बनाने की पावर होगी, जो 20 में बना, 2020 में बना, वो यूनियन की पावर होगी। तो ये कंकरेंट लिस्ट, इसके यूनियन को बनाने के लिए एक तीसरी सूची डाली गई है, उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का एडवांटेज ये मिलता है कि अगर कोई पावर, मान लीजिए जरूरी है, स्टेट लिस्ट में भी है, यूनियन लिस्ट में भी है, और दोनों लॉ बनाना चाहती हैं, तो उस पर दोनों लॉ बना सकती हैं, बशर्ते कि जो स्टेट लॉ है यूनियन लॉ से कन्फ्लिक्ट न हो। और भी प्रोविजंस है, अभी अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। तो इंडिया में जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोसाई फेडरल कहते हैं, कल हमने बताया था आपको, सेमी फेडरल कहते हैं, और फेडरल इन यूनाइटेड फॉर्म कहते हैं, कई तरीके कई नाम लोग देते हैं। तो जब हम बात करते हैं, पहले हम देखते हैं इसके जो संघात्मक लक्षण है, जो फेडरल फीचर्स क्या है। तो पहला फेडरल फीचर क्या होता है कि स्टेट और सेंटर को एक एंटिटी मिले, दोनों में कोई छेड़छाड़ न हो। इसके लिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर न तो सेंटर जाएगा न स्टेट जाएगा, स्टेट उसी कॉन्स्टिट्यूशन से अपने को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये पहला फीचर है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिख के दिया गया है। ब्रिटेन की तरह केवल कन्वेंशनल नहीं है, केवल कॉमन लॉ सिस्टम नहीं है, बल्कि रिटन है, लिख के बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कहां कहां दौरा कर सकते हैं, कहां कहां मूव कर सकते हैं, लॉ बनाने के लिए आपकी अपनी सीमा है। दूसरा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जिसे स्टेट बदल नहीं सकते, बदलेगा केवल सेंट्रल बदलेगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन भी नहीं है इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह।
कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से थोड़ी बेटर पोजीशन में है, क्योंकि जो लॉ बनाता है, जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस डिटरमिन करता है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वही सुप्रीम होता है। तो इन तीनों विंग्स में, लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है या स्टेट में विधानसभा है। एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नर है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है स्टेट्स में। ऐसे सेंट्रल में पावर्स होती हैं, सीआरपीएफ है, सेंट्रल पुलिस की फोर्स है। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है या जो विधायिका पाती है बनाती है, फ्रेम करती है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम होता है कि एक तो मैंने बताया आर्टिकल 131 में जब कोई डिस्प्यूट हो सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो उसको डिटरमिन करे, उनको अपनी सीमा बताए। और दूसरा काम होता है जुडिशरी का कि अगर लोगों के राइट हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जब ऐसा कोई लॉ बनाता है, स्टेट बना देता है, जैसे वेस्ट बंगाल का मान लीजिए है, केरल का गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, कभी कभी लगता है एंटी नेशनलिस्टिक है। 1959 में नमूद्रीपाद गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो कम्युनिस्ट का इतिहास आप जानते हैं। तो ऐसे केस में पावर, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एम्पावर्ड है कि ऐसे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो विधायिका के हों, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे किसी को हो, उसको वो रोक सकती है। और साथ साथ भारत के, हमने बताया था आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, न यूपी के नागरिक हैं, न बिहार के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक चाहे जहां रहता हो, जहां निवास करता हो, जहां बिजनेस करता हो, लेकिन सब इंडियन नागरिक हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर सिटीजन्स का होता है तो उसे उस वायलेशन को नलिफाई करती है और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करती है। इसी तरीके से स्टेट में, पार्लियामेंट में आर्टिकल 226 के थ्रू पार्लियामेंट, जो हाई कोर्ट है, वो फंडामेंटल राइट या कोई और राइट का वायलेशन होता है उस स्टेट के सिटीजन्स का, तो उसे इन्फोर्स कर सकती है। तो यहां पर एक फीचर क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है, इसे जल्दी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता और राज्य तो कर ही नहीं सकते। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, विधायिका से बड़ा है, न्यायपालिका से भी बड़ा है और कार्यपालिका से भी बड़ा है। ये सुप्रीम है और सारी बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसके अधीन तो नहीं आते, लेकिन इससे नीचे है। और सबको अपना ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी अपने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई लॉ एनफोर्स नहीं कर सकती जो इलीगल हो, कोर्ट भी, जुडिशरी भी ऐसा कोई लॉ एनफोर्स नहीं कर सकती जो लॉ प्रोवाइड ना करता हो या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ना करता हो। तो यहां पर दो फीचर तो ये हो गया, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दोनों स्टेट सेंटर दोनों काम करना पड़ता है। तीसरा है डिवीजन ऑफ पावर इन द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल में दिया गया है, जो स्टेट को अलग पावर देता है और यूनियन को अलग पावर देता है और उनकी पावर को डिसाइड भी करता है, डिटरमिन भी करता है, एलोकेट भी करता है। ये तीसरा फीचर है। चौथा फीचर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 2 लिस्ट के साथ, आप 2 लिस्ट में क्या होता है मैं बता रहा था आपको। 2 लिस्ट में एक तो जो, जैसे मान लीजिए जो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, इंडिया का फॉरेन रिलेशंस है, विदेशों से संबंध है, वार है, ट्रीटी है, पोस्टल टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, करेंसी है, सेंसस है, सिटीजनशिप है, बीमा है, इंश्योरेंस है, आरबीआई है या बैंक्स हैं। ये सब यूनियन लिस्ट में है। जितने ऐसी चीजें जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं वो यूनियन लिस्ट में है। कुल
सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। इसी तरीके से जो लोकल मैटर्स हैं जो स्टेट लिस्ट में है और उनका नंबर 97 है, जैसे 66 है, जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल है, पब्लिक हेल्थ है, आप देख ही रहे हैं पब्लिक हेल्थ, सारे हॉस्पिटल, ये सब स्टेट सब्जेक्ट में है। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, फॉरेस्ट्री है, जो क्लिनिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें आती हैं स्टेट लिस्ट में। जैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटीज हैं, ये सब स्टेट लिस्ट में आती है और स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर इन तीनों के बीच में एक कड़ी कंकरेंट लिस्ट ना होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता। इन दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करती है कंकरेंट लिस्ट, जो दोनों को भागने से रोकती भी है और दोनों को कोऑर्डिनेट भी करती है। इसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों को, यूनियन को भी, पार्लियामेंट को भी और स्टेट विधानसभा को भी लॉ बनाने की पावर होती है। इसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टेट का हस्तक्षेप भी चाहिए, लेकिन बेसिक जो फिलॉसफी है, बेसिक जो गाइडलाइन है, उसे सेंट्रल को ही ले डाउन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैरिज है, डाइवोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट का, पब्लिक ऑर्डर है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, और ये नेशनल हाईवेज हैं, क्योंकि नेशनल हाईवेज आप देखेंगे अगर स्टेट जमीन नहीं देगा तो यूनियन कैसे लॉ बनाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, तो ऐसे मैटर्स कुछ हैं जिन पर दोनों को लॉ बनाने की पावर है। लेकिन अगर यूनियन लॉ से स्टेट लॉ इनकंसिस्टेंट है, अगर दोनों में कोई कंट्राडिक्शन है, तो यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट लॉ ही प्रिवेल करेगा, न कि स्टेट लॉ। और इसीलिए आप देखेंगे ये फीचर, कंकरेंट लिस्ट का फीचर, ज्यादातर फीचर यूनिटरी फीचर है मोर देन स्टेट फेडरलिज्म। तो फेडरल फीचर्स न होकर के ये जो तीसरी सूची है, ये इंडिया को यूनियन बना देती है ताकि सेंट्रल का इंटरफेरेंस भी बना रहे। अब ये तीन फीचर्स हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, रिटेन है। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा है डिवीजन ऑफ पावर है। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 131 में स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एलोकेट करती है, एडजुडिकेट करती है। इतने फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे फेडरल फीचर्स हैं। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो फेडरल फीचर्स खत्म हो जाते हैं और बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है मोर यूनिटरी देन फेडरल। तो क्या है, कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये 4 पॉइंट आपको डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं रह जाता, बल्कि बाय एंड लार्ज ये रह जाता है यूनिटरी, यूनियनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड। तो पहला क्या है, पहले तो आप प्रीएम्बल पे जाइए। हमने बताया था आपको कि प्रीएम्बल जो वर्ड यूज किया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अगर यहां लिखा गया होता अमेरिका की तरह वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हो जाता। लेकिन लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हम भारत के लोग, न कि यूपी के लोग, न कि महाराष्ट्र के लोग, न कि तमिलनाडु के लोग, न कि केरल के लोग, बल्कि पूरे भारत के लोग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो जो वर्ड बी द पीपुल ऑफ इंडिया है, ये शो करता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो सभी भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब जो स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन है, किसी देश के हो, किसी टेरिटरी को हो, उनकी कोई पहचान नहीं होगी। उनकी पहचान केवल भारत के लोगों में होगी। इसका मतलब सारे भारत के लोग एक हैं बिना किसी स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन के। यह पहला फीचर है जो यूनिटरी शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग को देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, हमने बताया था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 1787 में कुल 13 स्टेट्स थे और 13 स्टेट्स अपनी पावर को सबडू करने के लिए, अपने पावर को सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। उनको डर था अगर हम प्रेसिडेंट को मजबूत बना देंगे तो फिर ये राजा की तरह हो जाएगा, क्योंकि 13 कॉलोनीज वही थी जिन्होंने इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस गेन किया था। इसीलिए बहुत कंप्रोमाइज करने में टाइम लगा, साल भर लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में और धीरे धीरे करके उसमें अमेंडमेंट होते रहे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन स्टेट्स ने बनाया है। अगर स्टेट न होते तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन न बनता। ये कंप्रोमाइज है स्टेट्स के बीच में कि कौन कौन से पावर सेंटर के पास रहे, कौन कौन से पावर अमेरिकन फेडरेशन के पास रहे, प्रेसिडेंट के पास रहे और मैक्सिमम पावर रहे स्टेट्स के पास, क्योंकि अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बन ही ना पाता। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में इलेक्शन हुए थे 1945 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जिसमें कांग्रेस बेसिकली थी और मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग बाद में अलग हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन की सारी फ्रेमिंग मुस्लिम लीग के बिना हुई है लेटर पीरियड में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन हर पार्ट से हुआ, वो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, और विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन हुआ। वो सारे मेंबर्स जब इलेक्ट होके आ गए तो नाउ दे वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको नहीं कहा जाएगा कि वो पंजाब से आए हैं या बंगाल से आए हैं, यूपी से आए हैं, मध्य भारत से आए हैं, वो इंडिया के उन पार्ट से आए हैं, सब इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, बैठने के बाद तब डिसाइड उसने किया कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और स्टेट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया में स्टेट्स को बनाया है और स्टेट्स को बिगाड़ भी सकती है, जबकि अमेरिका में क्योंकि स्टेट्स ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को और एक कंप्रोमाइज है, इसलिए अमेरिकन का जो फेडरेशन है, यूनियन प्रेसिडेंट भी ये नहीं कह सकता कि कल स्टेट की क्या पावर होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, स्टेट्स का क्या बाउंड्री होगी, बाउंड्री कब खत्म होगी, कहां आएगी। ये बिल्कुल पावर अमेरिका में नहीं है, मगर इंडिया में है, आर्टिकल 2(3). तो जो तीसरा फीचर है जो बताने जा रहे हैं आपको, कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से ही क्लियर हो गया था कि इंडियन स्टेट्स यूनियनाइज फॉर्म में है, इंडियन फेडरेशन में, इंडियन यूनियन में मर्ज कर गए हैं। अब मर्ज कर गए हैं तो अपने इंडिपेंडेंस की मांग, अपने सुप्रीमेसी सॉवरेनिटी की डिमांड, अपने ऑटोनॉमी की डिमांड वो नहीं कर सकते जब तक कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको डिसाइड न करे। इसलिए आप देखते होंगे आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आर्टिकल 370 के थ्रू ये राइट दिया था, अलग राइट दिया था। और जिसको भी जो राइट दिया था, ये आर्टिकल 371 A B C D E F में कुछ राइट्स मिले हुए हैं आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, नॉर्थ ईस्टर्न नागालैंड को, मणिपुर को, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है स्टेट कितना बड़ा होगा, कौन कौन से टेरिटरी मिला कौन से स्टेट बनेगा, स्टेट को कब समाप्त कर दिया जाए, स्टेट की कौन सी टेरिटरी के साथ मर्ज कर दी जाए। और यही आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पार्लियामेंट ने, यह पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 2 और 3 में। 4 भी पढ़ लीजिएगा, हम डिटेल नहीं जाएंगे यहां पर। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर होगी स्टेट को बनाने या बिगाड़ने की। पार्लियामेंट को पावर है स्टेट को समाप्त कर दे, स्टेट की बाउंड्री को कम या ज्यादा कर दे, स्टेट के नाम को बदल दे, उत्तराखंड को उत्तराखंड कर दे, मध्य भारत को मध्य प्रदेश कर दे, यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश कर दे। यह पावर पार्लियामेंट में दी गई है आर्टिकल 2 और 3 में। ये दोनों प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर है, मगर हमारा जो एम्फेसिस है ये है कि स्टेट्स को बनाने बिगाड़ने के पावर क्योंकि पार्लियामेंट के पास है, यूनियन के पास है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाता। इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड, मोर यूनिटरी देन सेंट्रल। तो पहला था प्रीएम्बल,
दूसरा था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा है आर्टिकल 2 एंड 3 को जब आप देखेंगे तभी क्लियर हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल से ज्यादा एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फिर आगे चौथा पॉइंट आप देखते हैं। चौथा पॉइंट आप देखते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेरिका का है, अमेरिका में जो पावर स्टेट के पास है स्टेट के पास रहेंगी ही, जो पावर फेडरेशन के पास है वो रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, दो तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है। एक तो ये जो कहीं नहीं दी गई है उनका क्या होगा, दूसरा जो प्रॉब्लम फ्यूचर में राइज होगी और जो किसी लिस्ट में दी नहीं गई है उनका क्या होगा। इंडिया मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, वो पर भी वो सब्जेक्ट मैटर, जैसे टेररिज्म है, करप्शन है, कहीं नहीं दिया गया है। तो ऐसे केसेस में जैसे स्मगलिंग है, कहीं नहीं दिया गया है। ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आई है और इसके लिए दो प्रोविजन इंडिया में है। एक तो ये है रेजिडुअरी पावर्स, आर्टिकल 248 में, इन प्रोविजंस को याद रखिएगा। आर्टिकल 248 में कहा गया है कि जो सब्जेक्ट मैटर कहीं पर नहीं मेंशन्ड है, न तो सेंट्रल में है, न स्टेट में है, न तो कंकरेंट में है, उन पर लॉ बनाने की पावर होगी यूनियन के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट्स की बजाय वो पावर जब पार्लियामेंट में चली आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है। इसी तरह का प्रोविजन दिया गया है जब आप 7 शेड्यूल देखेंगे। हमने बताया था 7 शेड्यूल में 97 लिस्ट है, जो लास्ट लिस्ट है, लास्ट जो एंट्री है 97th एंट्री कह रही है कि जो किसी लिस्ट में नहीं आता वो यूनियन लिस्ट में चला जाएगा, मतलब उसका लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट में चली जाएगी। तो जो रेजिडुअरी लिस्ट है, रेजिडुअरी लिस्ट फेडरेशन के पास होनी चाहिए जैसे अमेरिका में है। लेकिन हमने दो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया और एडिशन में, जिससे हम दो प्रोविजन लाए। आर्टिकल 248 लाया गया है कनाडा से, जहां यूनिटरी पावर वहां फेडरेशन है, जहां यूनिटरी पावर होती है स्टेट सेंटर में। और कंकरेंट जो पावर्स होती है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो कंकरेंट सूची ऑस्ट्रेलिया से और रेजिडुअरी सूची जो रेजिडुअरी पावर्स है आर्टिकल 248 और एंट्री नंबर 97 ऑफ द 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट का, वो लिया हमने कनाडा से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों प्रोविजन की वजह से यूनियनाइज्ड हो जाता है, फेडरेशन नहीं रह जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जब हम आते हैं तो आर्टिकल 249 में जाइए। आर्टिकल 249 में यह प्रोवाइड किया गया है कि अब देखिए इंडिया में राज्यसभा की कोई ज्यादा औकात नहीं होती, लिहाजा राज्यसभा को पावरफुल बना दिया गया आर्टिकल 249 में फॉर सर्टेन पर्पसेस। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि अगर राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं कम से कम आधे प्रेजेंट होने चाहिए और प्रेजेंट में वो वोट करें, तो उनका 2/3 मेजॉरिटी अगर कोई प्रस्ताव पास करती है, कोई रेजोल्यूशन पास करती है, और रेजोल्यूशन इस तरह का है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स में क्या होता है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या सिंध है, ये आपका ये गुजरात है। आप देखेंगे पाकिस्तान नजदीक है, या ईस्टर्न स्टेट्स चाइना के नजदीक हैं, या बांग्लादेश के नजदीक हैं। तो ऐसे में जो ईस्टर्न, जो नजदीक की स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन पर नेशनल इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, बांग्लादेश इंडिया में आ सकते हैं, पाकिस्तानी घुसपैठ कर सकते हैं, या और ऐसा कोई लॉ, जैसे मान लीजिए टेररिज्म है। तो टेररिज्म आज तो समय तो नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, या करप्शन है तो करप्शन का अंदाजा तो नहीं था लोगों को लेकर के। तो ऐसे सब्जेक्ट, या एजुकेशन है, तो ऐसे मैटर को लेकर के जिन पर कोई लॉ है ही नहीं और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या हो सकते हैं, अगर ये राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग के कोई प्रस्ताव पारित करे कि पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकती है, तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर मिल जाती है। तो आप देखिए कि 248 में ऐसे सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर मिल रही है जो किसी भी सूची में है भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो ऐसे में नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर जो पार्लियामेंट
के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है। ये पावर पार्लियामेंट को एक साल तक के लिए मिलती है, पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर इसमें होती है, और 1 साल के बाद पार्लियामेंट फिर राज्यसभा प्रस्ताव अगर पारित कर दे 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक साल तक के लिए पार्लियामेंट राज्यसभा जितना चाहे इतना इस पीरियड को बढ़ा सकती है। ये एक प्रोविजन है जो यूनिटरी फीचर है आर्टिकल 249 में। फिर आप देखिए आर्टिकल 250 में क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 250 में कह रहे हैं कि अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, राष्ट्रपति इंपोज करता है जब भारत के इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या एग्रेशन का खतरा हो या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, आर्म्ड रेबेलियन टाइप का। और ऐसे में अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी क्लेम करता है आर्टिकल 352 में, आप जानते हैं 352 में राष्ट्रपति को पावर दी गई है, तो राष्ट्रपति को जब पावर दी गई है तो अपने पावर का यूज करता है, बहुत सारा फेडरल फीचर्स अपने आप यूनिटरी हो जाते हैं। तो इनमें से एक ये भी है कि 250 से कह रहा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है या किसी स्टेट इमरजेंसी है तो उस स्टेट पर या पूरे स्टेट पर लॉ बनाने की पावर मिल जाती पार्लियामेंट को। ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट भी पार्लियामेंट में आ जाते हैं। और इसी में आप देखेंगे एक प्रोविजन और भी है, इसके बाद ही है आर्टिकल 251। आर्टिकल 251 में कहा गया है कि अगर कोई स्टेट, एक या एक से अधिक स्टेट्स अगर चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे ऊपर लॉ बनाए, 251 252 दोनों के साथ पढ़िए, तो अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है स्टेट के साइड से, जैसे बंगाल ने पास किया, यूपी ने पास कर दिया, साहब आप हमारे इस सब्जेक्ट पर लॉ बना दीजिए, तो अगर स्टेट रेजोल्यूशन पास करता है तो ऐसे में 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट जितने स्टेट हो सारे स्टेट अलग अलग पास कर सकते हैं और पास करके पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकते हैं आर्टिकल 252 में कि आप हमारे स्टेट मैटर्स पर लॉ बनाइए। अब आप बनाइए आर्टिकल 251 252 क्या है, स्पेशली 252 स्टेट्स को अपना हाथ पैर काटने की पावर दे रहा है। मतलब आप मेरे ऊपर लॉ बना दीजिए। और ये हालांकि देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 249 में रेजोल्यूशन की, 251 या 252 की, ये प्रोविजन स्टेट्स को भी लॉ बनाने से रोकते नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल लॉ के अधीन होंगे। यूनियन लॉ से अगर इनके द्वारा लॉ बनाया गया कन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा। ये चौथा या पांचवा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी होने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, पांचवा छठा, इमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में, टेरिटरी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एक्सटर्नल अग्रेशन या उसकी आशंका पर या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, कोई आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति आ जाए तो पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट को पावर होती है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। और ये प्रेसिडेंट मीन्स पार्लियामेंट, आप जान ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भले कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये पावर ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज पावर है। आप देखिए स्टेट की इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर स्टेट को होनी चाहिए थी, गवर्नर को होनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट के बारे में भी राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो आर्टिकल 353 प्रोवाइड करती है कि सारी स्टेट मेकिंग पावर, जो स्टेट सब्जेक्ट मैटर है, वो चली आती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए आर्टिकल 251 में इमरजेंसी अगर लगती है 250 में तो पावर मिल जाती है विधायन करने की। आर्टिकल 250 क्या कह रहा है कि इमरजेंसी में स्टेट सेंट्रल मशीनरी, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी है, यूनियन ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके मिनिस्टर्स हैं, ये सारे स्टेट को डायरेक्शन देने की पोजीशन में आ जाते हैं कि आप जैसे हम कहें वैसे काम करिए। और ये जो डायरेक्शंस होते हैं बाइंडिंग होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे एक प्रोविजन और है जो जुड़ा है 352 से। तो 350 जब लगता है, 352 लगता है तो पहला क्या चेंज होता है? पहला चेंज 250 में होता है, 250 251 में होता है कि सारी विधायी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। दूसरा क्या चेंज होता है 353 में?
सारी विधायी शक्तियां चली जाती हैं केंद्र के पास, प्रशासनिक शक्तियां चली जाती हैं। और 354 कह रहा है कि सारी फाइनेंशियल पावर इमरजेंसी केस में चली जाती हैं राष्ट्रपति के पास, जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है या डिसाइड करती है। और इसके अलावा दो तरीके की इमरजेंसी और भी होती है, 356, 360, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक कभी लगी नहीं है। 356 में राष्ट्रपति पावर कहते हैं इसको, जो गवर्नर्स पावर कहते हैं इसको। स्टेट्स में अक्सर लगा है, अब तो कम लगता है, पहले काफी लगता था, 8-10 साल पहले से लेकर के। नई गवर्नमेंट सेंट्रल आती थी तो वहां की सरकार को डिसॉल्व करके नई सरकार बनाती थी, नए चुनाव कराती थी। तो 356 और 360 भी इंपॉर्टेंट है। 356 में प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए ये सब मैं बता रहा हूं फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप कैसे कहेंगे फेडरल है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। फिर आप नेक्स्ट आइए आज की 355 में। 355 के प्रोविजंस बहुत कुछ 356 से मिलते हैं। 356 में क्या कहता है? 356 में प्रोविजन है कि अगर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिस्टर्ब हो गई हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसका काम नहीं चल रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एंटी नेशनल हो गई हो। अभी आपने देखा होगा पेपर में या टीवी में कि जब ममता बनर्जी ओथ ले रही थी बंगाल में, तो गवर्नर ने कहा था मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगी। तो ये हिंट था, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से, चाहे भले सरकार चुन के आपकी आ गई हो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो नेसेसिटीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, आपकी ड्यूटीज हैं, अगर पूरा नहीं करेंगे तो आज के 356 में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है जो स्टेट को अर्दम में रखती है, अपने काबू में रखती है 356 लेकर के। इसके अलावा मैं 355 में बता रहा था आपको कि 355 की पावर मोर और लेस 356 से मिलती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो जाने पर, अगर सेंटर को लगता है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो गई है, संविधान ढंग से वहां का कार्यकाज नहीं चल रहा है, अनार्की हो गई है, करप्शन हो गया है, तो वो बजाय राष्ट्रपति शासन लागू करने के खुद भी इंटरवीन कर सकती गवर्नमेंट। आज के 355 में और एक्शन ले सकती है, अपनी पुलिस भेज सकती है, सीआरपीएफ भेज सकती है, आर्मी भेज सकती है। हालांकि इंडिया में आज तक कोई ऐसी पोजीशन नहीं आई, अमेरिका में आई है एक बार, मगर इंडिया अब तक नहीं आई है क्योंकि ये मैटर पॉलिटिकल हो जाता है, इसलिए कोई भी यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा इसको यूज नहीं करती। मगर उसके पास पावर है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की स्टेट की ब्रेक हो रही है तो सीधी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। और मतलब अगर एक्सटर्नल एग्रेशन खतरा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोलैप्स कर रही है, तो आज की 355 सेंटर को, यूनियन को पावर दे रहा है कि वो स्टेट्स में इंटरवीन कर सकती है, अपनी सेना भेज सकती है, और इसमें स्टेट की कोई कंसर्न की जरूरत नहीं होती। आप देखिए, कहते नहीं स्टेट हमारी मर्जी से हमसे पूछे बिना कर लिया, तो आज की 355 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सेंटर को पावर देती है कि वो स्टेट में इंटरफियर कर सकती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बना देती है। फिर आप देखेंगे कि अब आप आइए अमेंडमेंट को, कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था अमेंडमेंट लेकर के, जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं आज के 368 में, तो पार्लियामेंट को ही अमेंड करने की पावर हो, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट हो, चाहे वो यूनियन सब्जेक्ट हो या कंकरेंट लिस्ट में हो। स्टेट को अमेंड करने की पावर नहीं दी गई है। यहां तक कि अगर स्टेट लिस्ट में अमेंड करना हो तो पार्लियामेंट के आर्टिकल 368 के थ्रू ही अमेंडमेंट होता है। हाँ, एक अलग प्रोविजन है, अगर कोई ऐसा मैटर है जो स्टेट को सब्जेक्ट करता है तो आधे से ज्यादा स्टेट्स की रेजोल्यूशन से उनकी कंसल्टेशन लेना पड़ता है, कंसर्न नहीं, कंसल्टेशन। तो ये पावर 368 में जो अमेंडमेंट की पावर है, जो एक्सक्लूसिवली एम्पावर करती है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए किसी भी लिस्ट में, वो इंडियन यूनियन को सुप्रीम बना देती है, और यहां का जो फेडरल फीचर है वो धराशायी हो जाता है। फिर अब आप नेक्स्ट आते हैं, तो हमने विधायन देखा, कार्यपालिका देखा और फीचर देखा। अब हम आते हैं, देखिए जुडिशरी को लेकर के। हमने कल आपको बताया था कि अमेरिका में एक सुप्रीम कोर्ट हर राज्य में है और एक सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में है।
तो हर स्टेट का सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट का हाई कोर्ट और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एकदम अलग है। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में है। मगर इंडिया में क्या है? इंडिया में एक ही जुडिशरी है जो अपेक्स पर है, जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, उस पिरामिड के ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 में उसका अपॉइंटमेंट की पावर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो स्टेट को नहीं दी गई है, वो दी गई यूनियन को, दैट इज प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट मीन्स पार्लियामेंट। तो ऐसे में जब पावर अपॉइंटमेंट की चली जाती है सुप्रीम कोर्ट को, तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो स्टेट के लिए भी है, राज्य के लिए भी है। उसी सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है यूनियन पार्लियामेंट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से आप देखेंगे स्टेट को कोई पावर नहीं दी गई है, ये दूसरा फीचर है। नेक्स्ट आप देखेंगे सिटीजनशिप। इंडिया में एक सिटीजनशिप है, अमेरिका में कई सिटीजनशिप है। अमेरिका में जब आप नागरिक होते हैं तो अमेरिकन नागरिक पूरी दुनिया के लिए होते हैं, लेकिन जब अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, अमेरिका में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो जिस स्टेट में आपको रेजाइड करना है, ट्रेड प्रोविजन करना है, उस स्टेट की सिटीजनशिप आपको लेनी होती है। तो अमेरिका में 2 सिटीजनशिप है, मगर इंडिया में सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप है। भारत का नागरिक, राज्यों का नागरिक होने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर आप नेक्स्ट फीचर देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कायदे से अगर देखा जाए, अगर प्रेसिडेंट का कंपैरिजन किया जाए, तो जो स्टेट्स के गवर्नर हैं उनका भी इलेक्शन होना चाहिए लाइक प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है, एंड द सिलेक्शन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट मींस गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 155 गवर्नर को अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट गवर्नर का। तो गवर्नर की पोस्ट इलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर इज एजेंट ऑफ द सेंटर। जब चाहे, अब देखिए दुनिया में सबसे इनसिक्योर पोस्ट, इंडिया में सबसे इनसिक्योर पोस्ट गवर्नर की है। एक चपरासी को भी हटाना है, उसे बताना पड़ता है, नोटिस देनी पड़ती क्यों हटा रहे हैं। लेकिन गवर्नर को आप तुरंत हटा सकते हैं बिना किसी नोटिस दिए हुए, जब चाहे तब हटा दें, गवर्नर चाहे बदल दें। तो इंडिया में गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 156 में क्लियर कट कहा गया है कि गवर्नर का जो टेन्योर होगा, भले 5 साल हो, लेकिन 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर की टेन्योर फिक्स नहीं हुई, 5 साल का टेन्योर मैक्सिमम टेन्योर है। इसके पहले राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब हटा दे, बिना पूछे, बिना कोई नोटिस दिए। यही नहीं, तो ये प्रोविजन ऐसा है, ये प्रोविजन ऐसा है जो यूनियन को, सेंट्रल को अधिक पावर देती है स्टेट्स की पावर को छीन करके। तो ये पावर आप देखेंगे कि गवर्नर एक रस्सी है जो सेंटर अपने हाथ में रखता है, ताकि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बदमाशी करना चाहे, ऐसा कोई काम करना चाहे यूनियन के अगेंस्ट में हो, तो गवर्नर को वो हिंट दे देती है कि डिसॉल्व कर दो, या साइन ना करो बिल पर, या एडवाइस ना मानो। ये हुआ आर्टिकल 155, 156। तो आर्टिकल 155 में अपॉइंटिंग पावर सेंटर के पास है गवर्नर की, और आर्टिकल 156 कह रहा है कि गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ 5 साल के पहले भी अगर आपका टेन्योर खत्म नहीं हुआ, तब भी राष्ट्रपति अगर अप्रसन्न हो गया, डिस्प्लीज हो गया, तो आपकी पोस्ट चली जाएगी, या आप बदल दिए जाएंगे, कहीं और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बिना आपसे पूछे हुए। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आर्टिकल 200 इस सेंट्रलाइज टेंडेंसी को और सेंट्रलाइज करता है। आर्टिकल 200 एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो चाहे किसी बिल पे साइन न करे। तो साइन न करके क्या करेगा? ये तो कहेगा नहीं साइन नहीं करेंगे, वो रिजर्व कर सकता बिल को। उसने कहा भाई हम इसको भेज रहे हैं राष्ट्रपति के पास। तो आर्टिकल 200 एम्पावर करती है प्रेसिडेंट गवर्नर को कि किसी बिल को खुद साइन न करके वो भेज दे प्रेसिडेंट के पास। ऐसे बिल आते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जैसे मान लो रिलीजियस बिल है 1995 में आया था, जो सेंट्रल में भेज दिया गया राजीव गांधी के टाइम में, और ठंडे बस्ते में चला गया। फिर वो जब किसी बिल को ठंडे बस्ते में लाना होता है, उसे भेज देते हैं गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास। गवर्नर कहता भाई हमें जो करना था हमने कर दिया, जो राष्ट्रपति चाहेंगे अगर अप्रूवल वहां से आएगा तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 200 भी एक ऐसी पावर है जो स्ट्रॉन्ग करती है सेंट्रल को, क्योंकि जो सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर है वो राष्ट्रपति की प्लीजर पे काम तो करता ही है,
साथ साथ किसी बिल को भी रोक सकता है और गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। इस तरीके से बिल को वो खत्म कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है किसी बिल को। और खास तौर से ये पोजीशन तब आती है, ये आती है पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा आर्टिकल 200 में प्रोविजन दिया गया है, जब गवर्नर को लगे कि राष्ट्रपति की स्टेटस खतरे में हो, राष्ट्रपति की अवमानना हो, तो राष्ट्रपति ऐसा कोई बिल स्टेट गवर्नमेंट ला रही है जो उसकी पेरिफेरी में ना हो, या उसकी पेरिफेरी में हो लेकिन पार्लियामेंट के पावर को अफेक्ट कर रही है, सॉरी हाई कोर्ट की पावर को अफेक्ट कर रही है, तो वो बिल को गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। अब आप फिर नेक्स्ट देखिए, जब हम राइट टू प्रॉपर्टी आते हैं तो आर्टिकल 300A आ गया है नॉन फंडामेंटल राइट में, पहले फंडामेंटल राइट था, और इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तीन अमेंडमेंट किए गए हैं। आर्टिकल 31 में, जो पुराना 31 है जो राइट प्रॉपर्टी था, 31A, 31B और 31C, ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये स्टेट की पावर को कर्टेल करता है। मतलब ये कह रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी के मैटर पर बिल बनाना चाहती, लॉ बनाना चाहती है, तो ऐसे बिल तभी अप्लाई करेंगे जब गवर्नर उस बिल को रिजर्व करेगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति का अप्रूवल वहां से आएगा। आप देखेंगे जैसे जमींदारी एबोलिशन एक्ट है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट हर स्टेट ने अलग पास किया है, लेकिन यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट है, ये बिल राष्ट्रपति के पास गया था तब जाके पास हो पाया, इसलिए कि राजनीति ना हो जमीन लेने में और देने में। तो ये जो आर्टिकल 31, 13B है, जो कोई बिल जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड में है, देखिए 31A तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, अगर प्रॉपर्टी लेना है। 31B क्या है कि 31B में जो कोई इकोनॉमिक मैटर है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, सोशल इकोनॉमिक मैटर है, और स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है, जैसे कोई मैटर 9 शेड्यूल में लाना हो स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है, तो बिल तभी पास होगा जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर के उस पर आएगा। तो 31A, 31B। इसके बाद जो प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए एक प्रोविजन आप मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आर्टिकल 324 क्या कह रहा है? देयर शैल बी ए इलेक्शन कमीशन, पूरे देश के लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा। आर्टिकल 124 कह रहा है पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, और आर्टिकल 148 कह रहा है पूरे देश के लिए एक ही कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होगा। तो ये जो तीन प्रोविजन है, आर्टिकल 124, 324, 144, 148, ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियनाइज कर दे रहे हैं, सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, और इनकी जो टेंडेंसी है वो यूनिटरी ज्यादा हो रही है, यूनियन कम हो रही है। इसी तरीके से जैसे छोड़ दीजिए, बाकी आप कंफ्यूज करेंगे, इतने प्रोविजन काफी हैं जो हमें ये प्रूव करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, और इसीलिए इसे कोसाई फेडरल कहा जाता है, या इसमें फेडरेशन जैसे वर्ड को यूज नहीं किया गया है। ये फेडरल भी यूनिटरी फीचर्स कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अलग नाम देते हैं, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट में अलग जजमेंट दिया है। कल इस पर हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे, और इसी के साथ साथ हम बताएंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, फेडरेशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। तो अगर सवाल आता है, देखिए 2 सवाल मैंने बताया आपको, एक तो ये फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, तो आप यही कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर यूनिटरी देन फेडरल, लेकिन क्योंकि दोनों वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, एक यूनियन वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 1 में, और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन ऑफ इंडिया है, जो फेडरल से भी अलग हो जाता है, अमेरिका के और ब्रिटेन के यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलग हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। चौवन 28 12